बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति थे, वो हमेशा ही एक तानाशाह के तौर पर जाने गए। एक ऐसा शख्स जिसने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सीरिया में 13 साल के विद्रोह ने आखिरकार बशर अल असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही सीरिया में 5 दशक से चले आ रहे असद परिवार के शासन का अंत हो गया है। असद सरकार के पतन के बाद सीरिया की कुख्यात सैद नायक जेल एक बार फिर चर्चा में है। ये जेल कैदियों पर अपने टॉर्चर के लिए बदनाम रही है, जहां असद शासन के दौरान हजारों विरोधियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस जेल से अब कैदियों को रिहा किया गया है। सीरिया में सबसे बदनाम जेल सैद नाय है, जिसे इंसानों का स्लॉटर हाउस कहा जाता है। सीरिया के बशर अल असद के शासन के दौरान इस जेल में 1,57,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और ये जेल अपनी यातनाओं, हत्या और जबरन गायब किए जाने के लिए बदनाम रहा है, जिसमें 5,274 बच्चे और 10,221 महिलाएं भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इस सैद नायक जेल के बारे में। इसमें किस तरह से टॉर्चर किया जाता है और कौन है ये बशर अल असद। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। हमेशा ही शांत दिखाई देने वाले बशर अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुआ था। वे अपने पिता अल असद हाफिज की दूसरी संतान थे, जिन्होंने सीरिया पर 29 साल तक शासन किया था। पिता हाफिज सीरिया अलावी समूह के नेता थे, जिन्होंने बाथ पार्टी की ऊंचाइयों पर पहुंचकर देश के राष्ट्रपति बनने में सफलता हासिल की थी। बशर अल असद ने दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और सेना में डॉक्टर बन गए। इसके बाद वे लंदन में नेत्र रोग विशेषज्ञ भी बन गए। बशर के 5 भाई बहन थे, जिसमें से 3 मर चुके थे। बशर के पिता उनके बड़े भाई बासेल को भविष्य में सीरिया का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन कार दुर्घटना में उनकी मौत के बाद सीरियाई सेना ने उन्हें लंदन से वापस सीरिया बुला लिया। 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर को सीरिया का राष्ट्रपति बना दिया गया और तब से अब तक सीरिया की बागडोर उनके ही हाथों में थी। उन्होंने 2000 में ब्रिटिश नागरिक अजमा अखराज से शादी की और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। 2011 तक आते आते बशर का सीरिया में विद्रोह इतना बढ़ गया कि अशांति का दौर शुरू हो चुका था। सीरियाई सरकार और आर्म फोर्सेस में विद्रोह आरंभ हुआ, जिसमें असद को हटाने के लिए हिंसक विद्रोह बड़े स्तर पर फैल गया। आइए जानते हैं कि आखिर इस गृह युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था। 2006 से 2010 तक सीरिया ने आधुनिक इतिहास में सबसे खराब सूखे का सामना किया। असद अपने पिता की मृत्यु के बाद 2000 में राष्ट्रपति बने थे। कई मानवाधिकार समूहों ने नेता पर अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राजनीतिक विरोधियों को टॉर्चर करने और उनकी हत्या करने का आरोप भी लगाया था। पिछड़ती अर्थव्यवस्था, उच्च बेरोजगारी, सरकारी भ्रष्टाचार आदि अन्य मुद्दे थे, जिनसे असद के शासन में लोगों में निराशा उत्पन्न हुई। एक और समस्या देश में तनावपूर्ण धार्मिक माहौल था। ज्यादातर सीरियाई सुन्नी मुसलमान हैं, फिर भी सीरिया की सरकार पर शिया अलावी संप्रदाय के सदस्यों का कंट्रोल था। दोनों गुटों के बीच तनाव पूरे सीरिया और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में एक लगातार बड़ी समस्या है।
लेकिन एक ऐसी घटना शुरू हुई जिससे गृह युद्ध ने आग पकड़ ली, जिसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अरब स्प्रिंग एक तरह के विरोध प्रदर्शनों का एक समूह था जिसने ट्यूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, मिस्र और बहरीन सहित कई मुसलमान देशों को अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया जैसे देशों में शासन परिवर्तन हुए। इन देशों में होने वाली घटनाएं आमतौर पर 2011 में वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग के मौसम में शुरू हुई, जिसके कारण ये नाम पड़ा। सीरिया में उसी साल मार्च में 15 सीरियाई स्कूली बच्चों को अरब स्प्रिंग के बारे में दीवारों पर या सार्वजनिक जगहों पर लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें टॉर्चर भी किया गया, जिसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई। इन गिरफ्तारियों से पूरे सीरिया में आक्रोश और प्रदर्शन भड़क उठे। नागरिकों ने शेष बच्चों की रिहाई के साथ साथ देश के सभी लोगों के लिए अधिक स्वतंत्रता की मांग की और उन्होंने कई सुधार करने की भी मांग रख दी और राष्ट्रपति बशर अल असद से इस्तीफा देने को कहा गया। लेकिन असद की सरकार ने इन प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, जिससे असंतोष और बढ़ गया और सरकार विरोधी प्रदर्शन विद्रोह में बदल गया। विद्रोही गुटों ने बशर अल असद की सरकार के लिए हथियार उठा लिए। इस बीच आईएसआईएस ने 2014 में सीरिया और इराक के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिससे ये युद्ध और जटिल हो गया। लेकिन बाद में अमेरिका, ईरान और रूस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस युद्ध में शामिल हो गई और ये खूनी संघर्ष बन गया। असद की सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले 3 संगठन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS। HTS की कमान अबू मोहम्मद अल जुलानी के हाथों में है। जुलानी का साफ तौर पर कहना है कि उनका मकसद असद की सरकार को उखाड़ फेंकना है। दूसरा समूह है कुर्दिश मिलिशिया, जिसमें सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि SDF कहा जाता है। ये सीरिया में सीरिया अरब आर्मी यानी कि SSA के बाद सबसे ताकतवर समूह है। SDF कुर्द गठबंधन की मिलिट्री शाखा है। इसके सीरियाई सेना के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और कई बार इनके बीच लड़ाई भी हो चुकी है। SDF को एक वक्त में अमेरिका की ओर से भी मदद मिल चुकी है। तीसरा समूह है सीरियाई नेशनल आर्मी यानी कि SNA। ये सीरिया से निकला हुआ संगठन है, जिसे 2011 में सीरियाई सैनिकों के विद्रोह के बाद बनाया गया था। इसे तुर्की का समर्थन हासिल है। ये संगठन सीरिया के साथ साथ कुर्द यानी कि SDF का भी विरोधी है। HTS और SNA मिलकर सीरियाई सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। विदेशी ताकतों के रूप में ईरान, रूस, हिजबुल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या तो सीधे तौर पर विद्रोह में शामिल हैं या फिर किसी अन्य गुट को सहायता पहुंचा रहे हैं। अभी 2024 में सैटेलाइट इमेज के जरिए सीरिया की सबसे खतरनाक जेल सेंध नाया की डरावनी सच्चाइयों को सामने रखा है। ये जेल 1987 में बनाई गई थी और इसे तानाशाह बशर अल असद द्वारा अपने विरोधियों को डराने और खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। वहां कैदियों को यातनाएं दी जाती थी। 2018 की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एक पूर्व कैदी ने बताया कि उसने देखा कि गार्ड्स ने एक कैदी के गले में मेटल पाइप डालकर उसे दीवार से पिन कर दिया। उसकी लाश पूरी रात वहीं पड़ी रही। जेल में कैदियों से उनके साथी कैदियों की हत्या करवाना आम बात थी। इनकार करने पर उन्हें खाना या मेडिकल सुविधा से दूर रखा जाता था। साल 2018 में
जेल की खुदाई के दौरान वहां दर्जनों लाशें मिली, जिनमें शरीर के कई अंग काटे गए थे। परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों की पहचान तक नहीं कर पा रहे थे। जेल में 72 तरीके से कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। धातु की छड़, बारूद या ज्वलनशील कीटनाशकों से कैदियों को जलाना, उनके सिर दीवार और जेल के दरवाजों के बीच कुचलना, शरीर में सुई या धातु की पिन डालने जैसी कई सजाएं शामिल हैं। हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताते हैं जिसने खुद अपनी यातनाएं बताई। उसकी कहानी ऑनलाइन सबसे ज्यादा शेयर की जा रही है। वो है माज़ेन अल हमाद की। 2012 में राज्य की सबसे खतरनाक सुरक्षा शाखाओं में से एक खुफिया सेना ने अल हमाद को तब गिरफ्तार किया जब उसने दमिश्क के एक घिरे हुए बॉर्डर में तस्करी करी। बाद में उसने बताया कि उसने उन अपराधों को कबूल कर लिया जो उसने कभी किए ही नहीं थे। जब अल हमदा को रिहा किया गया तो वो डेयर एंड जोर लौटा और उसने अपने शहर को खंडर में पाया। तब अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए वो 2014 में सीरिया से भागकर नीदरलैंड चला गया। 2017 में उसने यूरोप में एक इंटरव्यू में अपने टॉर्चर के बारे में बताया। उसने कहा, उन्होंने मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरी पसलियां तोड़ दी। एक अधिकारी उछलकर मेरे शरीर पर पूरी ताकत से गिर पड़ा। मैं अपनी हड्डियों की टूटने की आवाज सुन सकता था। इंटरव्यू देते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उन्हें अदालत में नहीं ले जाता और न्याय नहीं दिला पाता। उसने चुनौती भरे लहजे में कहा, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए न्याय जो मारे गए हैं, और वो उस उद्देश्य के लिए लड़ता रहा जिसे वो सबसे अधिक प्यार करता था, एक स्वतंत्र सीरिया। उसने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर क्रूर तानाशाह से अपने लोगों को बचाने में मदद करने की अपील भी की। उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की, व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मुलाकात की, सेनेटर मार्को रूबियो के साथ भी बैठक हुई, लेकिन कुछ भी नहीं बदल पाया। भीषण युद्ध में और अधिक लोगों की जानें चली गई और दुनिया का ध्यान धीरे धीरे इस त्रासदी से हट गया। ऐसा लग रहा था कि असद की जीत हो गई है। उसका एक मित्र उमर अल शोगरे, जो जेल में उसके साथ था, उसने कहा कि अल हमदा बहुत थक चुका था, घर की याद में बहुत उदास हो गया था। वो इतने जोखिम के बावजूद सीरिया वापस जाना चाहता था। अल हमदा के परिवार वालों का कहना है कि 2020 में अल हमदा सरकारी अधिकारियों द्वारा झूठे बहाने से बहला फुसलाकर दमिश्क वापस आ गया था। उसके पहुंचने के कुछ दिन के बाद उसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और जबरन गायब कर दिया गया। उसके दोस्तों ने उसे खोजने के लिए अभियान भी चलाए, लेकिन उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ कि वो उसे फिर से जीवित देख पाएंगे। अल हमदा के शरीर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तब सामने आई जब उसके अवशेष दमिश्क के एक अस्पताल में पाए गए। ऐसा माना जाता है कि सेदनाए जेल के अधिकारियों ने उसे वहां फेंका था। ये जेल एक कुख्यात जेल है जिसे बूचड़ खाने का उपनाम दिया गया था। अल हमदा की कहानी सीरिया की पीड़ा का प्रतीक है, एक बहादुर कार्यकर्ता जिसने शांतिपूर्ण बदलाव की मांग की। असद के आतंक के शासनकाल की यातना सहते सहते उसी काल कोठरी में मर गया। अल शोगरे ने कहा, उनकी कहानी को हमेशा इस शासन के खिलाफ सबूत और गवाही के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने कुख्यात सेंधनायक जेल पर कब्जा कर लिया। जेल से हजारों कैदियों को रिहा करा दिया गया।
अब सीरिया का क्या भविष्य होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।